स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रिक्शन जो है स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है? फ्रिक्शन होता है जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है या मूव करती है। अब वो चाहे स्लाइड कर रही हो या रोलिंग मोशन में हो, अगर कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है, एक्चुअली मूव करती है और या मूव करने की कोशिश करती है, तो उन बॉडीज की सरफेसेस के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाती है जो कि उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। और ये जो अपोजिंग फोर्स होती है इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स। ये जो अपोजिंग फोर्स होती है इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन जैसे अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है, सपोज ये कोई एक सरफेस है और ये कोई एक दूसरी बॉडी है, ये हमने रखी हुई है। जब ये बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करेगी, सपोज ये एक बॉडी है और ये टेबल पे रखी हुई है, अब अगर ये इधर को मूव करेगी या मूव करने की कोशिश करेगी तो इनके बीच में जो ये जो सरफेस है, इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा, फ्रिक्शन फोर्स इनके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। इस बॉडी के ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स इधर को लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये एक अपोजिंग फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को, टू बॉडीज के बीच की अगर मोशन होता है तो उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करती है फ्रिक्शन फोर्स। एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स ये होती कैसे है या वर्क कैसे करती है? एक्चुअली जो हमारी बॉडीज होती हैं उनकी सरफेसेस जो होती है, जैसे हम देख रहे होते हैं हमारी कोई बुक है, टेबल है, हम उन्हें देखते हैं वो हमें स्मूथ लगती है, लेकिन एक्चुअल में उसके जो अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं वो थोड़ा सा रफ होती है। जैसे सपोज ऐसे करके ये कोई एक बॉडी है, बाहर से देखने पे नॉर्मली हमें स्मूथ लगती है, लेकिन अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो इसमें अप एंड डाउन्स होते हैं। जैसे टेबल है, वुडन टेबल है, अगर हम उसे भी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसकी सरफेस थोड़ी सी इस टाइप से दिखाई देगी। अब हमने इसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी सपोज रखी, ये ओल्ड व्यू है। पहले के टाइम में हम क्या सपोज करते थे कि किस वजह से फ्रिक्शन होता है। अब सपोज हमने इसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी रखी और वो कुछ ऐसे है। जब हमने बॉडी रखी वो ऐसे करके रखी गई, ये एक बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये जो ऊपर की साइड निकले हुए होते हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रोजेक्शंस, या इसके प्रोजेक्शन ये होंगे। ये जो इसमें ऊपर को निकले हुए ये प्रोजेक्शंस राइट। और जो ये नीचे की साइड होता है, ये नीचे की साइड ये है, इन्हें हम बोलते हैं डिप्रेशंस। इसका मतलब कि एक बॉडी का प्रोजेक्शन दूसरे बॉडी के डिप्रेशन में आ गया। जब हम इसे मूव कराने की कोशिश करेंगे, स्लाइड करने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर इंटरलॉक वाली कंडीशन बन जाती है। ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाती है, ये इधर फोर्स लगाती है, जिसके से इंटरलॉकिंग हो जाती है और इस वजह से हम सोचते हैं कि ये फ्रिक्शन डेवलप कर रहा है, मतलब इस बॉडी के मोशन में अपोज हो रहा है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं, राइट। लेकिन जरूरी नहीं कि कोई बॉडी जब हम रखते हैं तो एक का प्रोजेक्शन दूसरे के डिप्रेशन में ही आए। उसके बाद जब हमने मॉडर्न व्यू जो मतलब हमने बाद में सपोज करा कि एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स आती डेवलप कैसे होती है, तो सपोज ये कोई एक बॉडी है, सपोज ये टेबल है
और हमने इसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी रखी है। ये अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो ये ऐसे लगेगा, अगर आप बुक टेबल पे रखते हो तो आपको लगता है कि बुक की पूरी सरफेस टेबल को टच कर रही है। तो ये होता है हमारा अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट एक्चुअल में सिर्फ जो बुक है यहां पर टच कर रही है, यहां टच कर रही है, यहां टच कर रही है और यहां टच कर रही है। तो ये एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है। बुक एक्चुअल में सिर्फ इन पॉइंट्स पे टच कर रही है। ये एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है। ये एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने बुक टेबल पर रखी, आपको लगा कि बुक की पूरी सरफेस टेबल को टच कर रही है, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ पॉइंट्स पर वो टच कर रही होती है। ठीक है, तो ये एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है। होता क्या है कि जब बुक हम रखते हैं, जब हम बुक रखते हैं तो बुक के वेट की वजह से यहाँ प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कोल्ड वेल्डिंग टाइप की सिचुएशन आ जाती है। कोल्ड वेल्डिंग टाइप की सिचुएशन जो आ जाती है, क्योंकि एक्चुअली एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत स्मॉल होता है, तो वहां पर प्रेशर लग जाता है। और प्रेशर की वजह से वो जो बुक और टेबल के बीच की, ये जहां पर भी वो टच में है, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है और वहां पर वो कोल्ड वेल्डिंग टाइप से आती है। कोल्ड वेल्डिंग टाइप से, तो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं इसे मूव कराने के लिए, तो इस कोल्ड वेल्डिंग जो यहाँ पे हुई है, इसे ब्रेक करने के लिए हमें थोड़ा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। ये जो कोल्ड वेल्डिंग हुई है, ये इसके मोशन को अपोज करती है एक्चुअल में। तो जिसकी ये जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टाइप से कोल्ड वेल्डिंग हो गई, ये फोर्स ऑफ एडिशन होती है। यहाँ पर एडेसिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब हम बुक को इस टेबल पर मूव कराने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमें पहले ही इन्हें ब्रेक करना पड़ता है। तो ये जो यहाँ पर एक टाइप से एडेसिव फोर्स होगी, वो इसके मोशन को अपोज करती है। तो इस वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप होता है, राइट। तो फ्रिक्शन एक तरीके से अपोजिंग फोर्स हो गई। जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है, एक्चुअली मूव करती है या मूव करने की ट्राई करती है, तो उनकी सरफेसेस के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाती है, जो उनके बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्सेस बोलते हैं। अब जो फ्रिक्शन फोर्सेस होती है, ये डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर हम रखते हैं, तो वो टू डिफरेंट बॉडीज है, उनकी सरफेसेस के बीच में, जहाँ पे जो सरफेसेस टच कर रही होती हैं, उनके बीच में फोर्स डेवलप होती है। तो वो दोनों बॉडी के बाहर है, सरफेस पर एक्ट कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ठीक है, ये वहां पर होते हैं जो सरफेस एक बॉडी की दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में होती है। एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन होता है जैसे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उस लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स के पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होती है, वो लिक्विड है। जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, एक रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है, उसमें वाटर फ्लो, जो रिवर के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है। उनके बीच में जो टू डिफरेंट लेयर्स के बीच में, वाटर की टू डिफरेंट लेयर्स के बीच में या लिक्विड की टू डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है, उसे हम इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं। अब जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है वो थ्री टाइप का होता है। जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन ये थ्री टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन।
दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और थर्ड होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कि अगर कोई एक बॉडी रेस्ट पर है, स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है कि कोई एक बॉडी रेस्ट पर है, उस पर हमने कोई फोर्स अप्लाई करी और बॉडी मूव करने का ट्राई करती है, लेकिन एक्चुअल में उनमें मोशन नहीं होता, उस टाइम पर जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, सपोज ये टेबल है और हमने यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, ये इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस पर रिएक्शन r ऊपर को लगेगी। अब आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई करी P, अब ये फोर्स अप्लाई करी, तो इस फोर्स के अप्लाई करने के बाद भी अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, इट मीन्स के इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गई जो इसके मोशन को अपोज कर रही है। अब हमने फोर्स लगाई लेकिन ये मूव नहीं कर रही है, मूव करने की ट्राई कर रही है पर मूव नहीं कर रही है, ये रेस्ट पर ही है। तो इस टाइम पर जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होती है इसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं इसे थोड़ा साफ लिख देता हूँ, राइटिंग क्लियर नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन हमने इसके ऊपर कोई स्मॉल फोर्स अप्लाई करा, कोई बॉडी है उस पर हमने स्मॉल फोर्स अप्लाई करा, राइट। अब बॉडी मूव करने के लिए ट्राई करती है लेकिन एक्चुअल में मूव नहीं करती, एक्चुअल में मूव नहीं करती, तो उस बॉडी की सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है इसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। अब इट मीन्स अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगेगी। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये डेवलप ही तब होता है जब बॉडी के ऊपर हमने कोई फोर्स अप्लाई करी, राइट। अब देखिए फॉर एग्जांपल सपोज हमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, और ये बॉडी मूव नहीं कर रही, इट मीन्स जो आर था उसके इक्वल तो mg लग रहा है। अब P हमने 1 न्यूटन लगाया लेकिन ये मूव नहीं कर रही, इट मीन्स इस P के अपोजिट कोई फोर्स डेवलप हो गई जो कि 1 न्यूटन के इक्वल है और वो इस फोर्स को कैंसिल कर रही है, इक्वल है बट अपोजिट है, जिसकी वजह से इस पे नेट फोर्स 0 हो गई और ये मूव नहीं कर रही। सपोज हमने P को 2 न्यूटन किया, राइट, ये अभी भी मूव नहीं कर रही है, इट मीन्स कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 2 न्यूटन हो गई, जो अपोजिंग फोर्स है वो 2 न्यूटन हो गई, क्योंकि अगर पी की वैल्यू ज्यादा होगी और फ्रिक्शन फोर्स कम होगी तो नेट फोर्स इधर को होगी, तो इसे मूव करना चाहिए। अगर ये मूव नहीं कर रही है इट मीन्स कि यहाँ पर कोई एक फोर्स है जो इसके इक्विवेलेंट अपोजिट है। अब अगर ऐसे ही सपोज हमने पी को 8 न्यूटन किया, ये फिर भी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन वो 8 न्यूटन हो गई है, अप्लाइड फोर्स के इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स डेवलप हो रही है। ऐसे करके सपोज हमने 10 न्यूटन किया, राइट, और ये अभी भी मूव नहीं कर रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गई 10 न्यूटन। अब अगर हम इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन हो गई। अब अगर हम पी की वैल्यू को थोड़ा सा भी स्लाइटली इंक्रीज करते हैं और ये मूव करना शुरू कर देती है, राइट, मूव करना शुरू कर देती है, इसका मतलब ये होगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी वो 10 न्यूटन थी, क्योंकि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर भी ये मूव नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये था कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन के इक्वल थी, क्योंकि कोई फोर्स इसके इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में लग गई थी जो इसके मोशन को अपोज कर रही थी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 10 न्यूटन। इसके 10 न्यूटन से थोड़ा सा भी हमने स्लाइटली इंक्रीज करा, ये मूव करना शुरू कर देती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो 10 न्यूटन थी,
तो उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। इट मींस कि अगर हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और वो मूव करने के बिल्कुल बाउंड्री केस होता है कि इससे थोड़ी सी फोर्स हमने इंक्रीज करी और ये मूव करना शुरू कर देगी, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे 10 न्यूटन फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई करा और 10 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स हो गई, 10 से थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो वो मूव करना शुरू कर देंगी। तो ये जो 10 न्यूटन है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गई, इससे थोड़ा सा भी स्लाइटली इंक्रीज करेंगे तो ये मूव करना शुरू कर देगी। तो ये इसका बाउंड्री केस है, इससे हल्का सा भी हमने फोर्स इंक्रीज करा ये मूव करना शुरू कर देगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू लगी, राइट, वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो ये था कि हमने फोर्स अप्लाई करी लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही थी, इसका मतलब कि जितनी फोर्स अप्लाई करी उसके इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो गई जो कि मोशन को अपोज कर रही थी। और जो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स होती है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्लाइटली इंक्रीज करने पर, तो जब कभी ऐसे होगा कि हमने किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करी और वो मूव करना शुरू कर देती है, ठीक, तो अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वली है, हम उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वली सपोज करेंगे। जैसे यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो 10 न्यूटन होगी। इसका मतलब कि 10 न्यूटन से ये वो वाली फोर्स है कि बस ये बाउंड्री केस है कि स्लाइटली इंक्रीज करने पर बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। थर्ड होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड होता है हमारा काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन में जो अप्लाइड फोर्स होती है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होती है, राइट। और मतलब जैसे 1 न्यूटन तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन तो ये भी 2 न्यूटन, और ये रेस्ट पर ही थी, राइट। तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स की इक्वल थी। मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स लिमिटिंग फोर्स रहती है। एक थर्ड होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक्चुअल में मूव कर रही होती है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो अपोजिंग फोर्स लगती है उन टू बॉडीज की सरफेसेस के बीच में, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द अनदर बॉडी। जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर एक्चुअली मूव कर रही होती है, उनकी सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होती है, एक्ट कर रही होती है, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, राइट। तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तरीके से बताया था आपको समझाने के लिए कि अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन से 1 न्यूटन, जब अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन थी तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन थी, बॉडी रेस्ट पर थी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाली कंडीशन थी। जब हमने अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन करी तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन हो गई। जब अप्लाइड फोर्स हमने 3 न्यूटन करी फ्रिक्शन फोर्स भी 3 न्यूटन हो गई। ऐसे ही अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन करा तो फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन हो गई, राइट। और ऐसे जब हमने 10 न्यूटन करा तो 10 न्यूटन हो गई। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन थी, राइट। अब होता क्या है कि जब कोई बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्लाइटली कम होती है, थोड़ा सा कम होती है। इट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होती है। अब अगर हम इनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर हम इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं,
इधर फ्रिक्शन फोर्स और इधर अप्लाइड फोर्स। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो जब 1 से लेके 10 तक जो अप्लाइड फोर्स थी उसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल ही रही और बॉडी रेस्ट पर ही रही। इट मींस ये अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में थी। तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और ये मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज करता है, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है और इसके बाद में ये स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है, राइट। तो यहां पर जो था फ्रिक्शन फोर्स, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो वैल्यू है मैक्सिमम फोर्स, राइट, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ये जो मैक्सिमम फोर्स है, ये जो मैक्सिमम फोर्स है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। तो मैंने स्मॉल एफ से डिनोट करा है, इसे स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और जो जब बॉडी मूव करती है तो वो उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम हो जाती है, इसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको लो कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फोर्स से, तो ये था हमारा ग्राफ फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कब वर्क करता है, जब किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होती है। अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं है, अप्लाइड फोर्स जीरो, तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगी। फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ तभी डेवलप होगी जब उस बॉडी पर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। अब देखिए, जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो भी टू टाइप का होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो टू टाइप का होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन भी टू टाइप का होता है। इट मींस बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो दो टाइप से मूव कर सकती है, या तो वो स्लाइड करती है, तो स्लाइडिंग, या दूसरा होता है रोलिंग, राइट। अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होती है, इतनी स्लाइडिंग मोशन को जो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करती है, जो फोर्स अपोज करती है, उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट मींस opposing force that comes into play when one body is actually slide over the another body। जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, उस टाइम पर जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होती है, जो उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग। और जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये टेबल है और इसके ऊपर ये बुक रखी हुई है, हमने फोर्स अप्लाई करी तो यहाँ पर ये स्लाइड करेगी, अगर ये मूव भी करेगी तो स्लाइड करेगी। या जैसे एक इंक्लाइन पे पर हमने बॉडी रखी और ये ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और ये स्लाइड कर रहा है, तो जब ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर मूव करेगी तो ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन कैसा होता है कि सपोज ये एक बॉडी है और यहाँ पर कोई एक बॉल है, ये बॉल है, जब जैसे आपने एक बॉल ली और आपने उसे फ्लोर पर मूव करा दिया, स्लोली मूव कर दिया, तो ये ऐसे करके रोलिंग मोशन में होगी। तो इसके इनकी सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो होगी हमारी रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, जैसे फ्लोर पे कोई बॉल लुढ़कती हुई जाती है, वो रोल करती है, और ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होती है उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। तो अगर कोई बॉडी एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी,
उस टाइम पे जो अपोजिंग फोर्स होती है उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जब कोई एक बॉडी एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, उस टाइम पे जो उनकी सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होती है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी फोर्स अप्लाई करी उतनी ही जैसे 1 न्यूटन अप्लाई करी, फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन हो गई, अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन करी तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स चेंज कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे या डिक्रीज कर रहे थे, फ्रिक्शन फोर्स भी उसी की रेस्पेक्ट में चेंज होती रही। इट मींस फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो अप्लाइड फोर्स के साथ साथ जो है जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स चेंज होती है ऐसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी अपने आप को एडजस्ट करती थी। तो हम ये कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। वो अपने आप ही अप्लाइड फोर्स के साथ साथ जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, राइट। अब लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो इसके लॉज हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन या लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब ये जो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये क्या होता है, इसके 4 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है। जैसे ये एक बॉडी है, इसका वेट mg नीचे को लग रहा था और ये रिएक्शन आर ऊपर को, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। हमने इस पर ई फोर्स अप्लाई करी तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगी। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है जो डेवलप हो गई ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। तो जो फर्स्ट लॉ होता है वो बोलता है कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नॉर्मल रिएक्शन के। जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर हम रखते हैं तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन ऊपर को, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, राइट। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है। अब जैसे ये F इज प्रोपोर्शनल टू R और R की वैल्यू किसके इक्वल है, mg, राइट। पर हम नॉर्मल रिएक्शन ही कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। सेकंड लॉ बोलता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा मोशन के अपोजिट होती है। इट मींस जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच वन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अनदर। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है या मूव करने की ट्राई करती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है या मूव करने के लिए ट्राई करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती है, राइट। थर्ड लॉ जो होता है, थर्ड लॉ होता है कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट के इंडिपेंडेंट होती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है ना कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, राइट। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट वो उनके अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट के इंडिपेंडेंट होती है। जो अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है उस पर डिपेंड नहीं करती
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, राइट। और जो फोर्स होता है वो किस पे, फोर्थ लॉ कहता है कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस। जैसे ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, इनकी जो सरफेसेस है उनके नेचर पे, जैसे रफनेस, स्मूथनेस, ठीक है। और नेचर ऑफ मटेरियल कि ये जो टू बॉडीज हैं इनका मटेरियल कैसा है, राइट, इनके नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगी, अगर स्मूथ सरफेस है फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगी। तो वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है, जैसे ग्लास होता है वो स्मूथ सरफेस होती है, ग्लास मटेरियल है, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, वो किस किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पर, जो सरफेसेस कांटेक्ट में है, राइट, और जो सरफेसेस है उनके नेचर पे। इट मीन सरफेसेस का नेचर मतलब रफनेस और उसकी स्मूथनेस, सरफेसेस की रफनेस और स्मूथनेस पर डिपेंड करती है, राइट। अब देखिए, हम जब न्यूमेरिकल करते हैं, अगर हमने कुछ ऐसे सपोज करा कि ये कोई एक बॉडी है और हमने इसका वेट mg नीचे को लग रहा था और इसका रिएक्शन r ऊपर को लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन, हमने P फोर्स अप्लाई करी जिसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन फोर्स F डेवलप होगी। तो अगर P फोर्स अप्लाई करने पर मिनिमम फोर्स जो इसे मूव कराने के लिए चाहिए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हम सपोज करेंगे। मिनिमम फोर्स जो हमें चाहिए इस बॉडी को मूव कराने के लिए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल। अगर ये बॉडी रेस्ट पर है और हमें इसे मूव कराना है तो मिनिमम फोर्स कितनी होनी चाहिए जो कि इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है, वो उतनी फोर्स पर ये मूव करना शुरू करेगा। क्योंकि वो बाउंड्री केस होता है कि ये मूव करना शुरू कर देगा और स्लाइटली हमने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करी तो ये मूव करेगा। तो हम यहाँ पर E को फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल सपोज करते हैं, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, राइट। तो 4 लॉज थे। अब एक चीज होती है, एक टर्म हम यूज करेंगे यहाँ पर, पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक टर्म हम यूज करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, जो हमारा फर्स्ट लॉ था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर। ये जो म्यू है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन की जो रेशो होती है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। अब देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये भी फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन ये भी फोर्स के इक्वल ही है। नॉर्मल रिएक्शन mg का अपोजिट लगता है। तो म्यू जो है उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। तो ये न्यूटन अपॉन न्यूटन, तो नो यूनिट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है म्यू, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर ये लिमिटिंग फोर्स है तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हम बोल सकते हैं। अब अगर बॉडी मूव कर रही है, अगर ये लिमिटिंग फोर्स है तो ये अपॉन आर। अगर बॉडी मूव कर रही है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, हम ऐसे सपोज करेंगे। तो मूव क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। अब जैसे हमने ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए, अब हमें पता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है
वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से स्लाइटली लेस होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होती है, राइट। तो हम ये भी बोल सकते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्लाइटली लेस देन होती है, कम होती है, राइट। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, या ये कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन की जो रेशो होती है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, राइट। अभी हम एक टर्म और यूज करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक टर्म हम यूज करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, सपोज ये कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर हमने कोई दूसरी बॉडी रखी हुई है, सपोज ये टेबल है, टेबल पे हमने एक बॉडी रखी हुई है, इसका वेट mg नीचे की साइड लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर चलती है, राइट। सपोज हमने इस पर P फोर्स अप्लाई करी, हॉरिजॉन्टल फोर्स P लगाया, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गई, राइट। अब ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, तो इनका जो नॉर्मल है वो यहां से कहीं से पास करेगा, राइट। रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट है, सपोज ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये ओ, तो जो ये ओ सी है, ये ओ सी जो है रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाएगा, इनका रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, राइट। इसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। इनका जो रिजल्टेंट एंगल बना रहे हैं ये थीटा, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये जो रिजल्टेंट है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। अब देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये एक पैरेललोग्राम लॉ अगर हम लगाते हैं तो ये भी फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू जो होगी, टेन थीटा हो जाएगा AC अपॉन OA, AC अपॉन OA। AC कितना है? F के इक्वल है, और OA कितना है? R के इक्वल है, तो F बाई आर। तो हम कह सकते हैं टेन थीटा हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, और ये किसके इक्वल था? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, टेन थीटा की वैल्यू जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन या म्यू के इक्वल होती है, तो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब ये है अगर हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता है तो उस एंगल की टेन थीटा की वैल्यू हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देगी। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ये क्या होता है? एंगल which the resultant of force of limiting friction and normal reaction make with the direction of normal reaction। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं।
उसे एंगल फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। और इसकी जो वैल्यू होती है, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमें कोशेंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल भी, कोशेंट ऑफ फ्रिक्शन भी देती है। मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, म्यू कोशेंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की टेन थीटा टेंजेंट जो है, टेन थीटा की अगर हम वैल्यू निकालते हैं वो हमें वो म्यू के इक्वल होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कोशेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, राइट। और इसमें हम एक टर्म और यूज करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, और इसे हम एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज या फिर हम इसे और क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ये क्या होता है? देखिए, सपोज ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल सपोज अल्फा है। हम थीटा यूज नहीं करेंगे अभी, क्योंकि थीटा पे यहाँ पे हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन करा था। ये हम अल्फा सपोज कर लेते हैं, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन अल्फा एंगल है, और इस पर कोई एक बॉडी रखी हुई है। ये कोई एक बॉडी रखी हुई है इस पर, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, राइट। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की साइड लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो अगर हम इसे लाइन को पीछे की साइड एक्सटेंड करते हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं बन रहा था, ये सरफेस के परपेंडिकुलर बनना चाहिए, राइट। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ये जो एंगल है ये mg और नॉर्मल रिएक्शन के जो हमने, अगर ये अल्फा है तो इसकी वैल्यू भी अल्फा होगी, ये एंगल भी अल्फा होगा, राइट। तो mg के टू कंपोनेंट हो जाएंगे, ये जो इसके लॉन्ग है ये तो हो जाएगा mg cos अल्फा, और mg का जो इधर कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा mg sin अल्फा। ये mg को हमने रिजॉल्व कर दिया, ये जो इसके बीच का एंगल था ये अल्फा था, तो ये जो कंपोनेंट है आर के अपोजिट कंपोनेंट है ये mg cos अल्फा, और जो इसके ये जो प्लेन है इंक्लाइन प्लेन, इसके पैरेलल जो कंपोनेंट हो जाएगा वो mg sin अल्फा। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, mg cos अल्फा की वैल्यू, तो आर की वैल्यू हो जाएगी mg cos अल्फा, राइट। अब जब ये mg sin अल्फा है, mg sin अल्फा ये वेट का कंपोनेंट है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये mg sin अल्फा इसे नीचे की साइड जब फोर्स लगेगी ये थोड़ा स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में जिधर कोई स्लाइड करने लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगी, राइट। तो जब ये mg sin अल्फा की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, ये उस कंडीशन में कि जब ये बस जस्ट स्लाइटली मूव करने लगता है, मतलब mg sin अल्फा की वैल्यू, एक ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, और ये उस कंडीशन में है कि जब ये mg sin अल्फा की वैल्यू ऐसे है कि ये बस अपने वर्स पे बाउंड्री पे है कि ये इधर को मूव करने वाला है, राइट। इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू ये हो जाएगी mg sin अल्फा की, ये mg sin अल्फा के हो जाएगी। तो जो हमारी
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg sin अल्फा के अपोजिट है, और ये वो कंडीशन होती है कि जब ये एकदम मूव करने वाला होता है, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स है इसे नीचे मूव कराने के लिए वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, mg sin वाली वैल्यू f के इक्वल होगी। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा, अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं, थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा। तो mg sin अल्फा इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, mg से mg कैंसिल हो गया, तो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल, राइट। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होते हैं, म्यू के इक्वल, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं जो ये जो अल्फा ये एंगल ऑफ रिपोज है, अल्फा जो है एंगल ऑफ रिपोज है या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, और ये फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है, और एफ बाई आर की वैल्यू म्यू के इक्वल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यू की वैल्यू tan अल्फा ये इक्वल होगी। अब देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एक्चुअली अगर जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे साइन अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, साइन अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो जो इसका ये कंपोनेंट है mg साइन अल्फा इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, किसी इंक्लाइन प्लेन के इंक्लिनेशन की वो मिनिमम वैल्यू जिस पे अगर हम कोई बॉडी को रखते हैं, जितने एंगल पे इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर हमने कोई बॉडी रखी और वो अपने वेट के जो ये कंपोनेंट है mg sin अल्फा अपने वेट की वजह से ही स्लाइड करना शुरू कर देती है, राइट। तो इंक्लिनेशन की वैल्यू को हम एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं। एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब इंक्लिनेशन कोई एक इंक्लाइन प्लेन है उसका जो इंक्लिनेशन है एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, उसकी वो मिनिमम वैल्यू कि अगर उस इंक्लाइन प्लेन पर हम कोई एक बॉडी रखते हैं तो वो बॉडी अपने वेट के ये जो कंपोनेंट है वेट की वजह से अपने आप ही नीचे स्लाइड करना शुरू कर देगी। इसका मतलब ये कि अगर ये एंगल अल्फा से कम होगा, मतलब एंगल ऑफ रिपोज से कम एंगल होगा, सपोज अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है और हमने यहाँ पे 30 डिग्री से कम इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ 25 डिग्री पे, तो ये बॉडी अपने आप स्लाइड नहीं करेगी, राइट। अल्फा है इंक्लिनेशन की मिनिमम वैल्यू, ये एक कोई इंक्लाइन प्लेन है तो उस इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है इट मींस कि इंक्लाइन सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो प्लेन है इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है उसकी मिनिमम वैल्यू, कौन सी मिनिमम वैल्यू, कि अगर इस पर हम कोई इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रखते हैं तो वो अपने आप स्लाइड करना शुरू कर दे। इसका मतलब यह कि अगर जो है इंक्लिनेशन का एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा तो ये बॉडी अपने आप स्लाइड नहीं करेगी, अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर तो स्लाइड कर ही जाएगी, क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे इसका जो कंपोनेंट है अलोंग ये जो प्लेन पैरेलल टू प्लेन वो इंक्रीज करेगा, तो डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीज करेगी, राइट, तो फिर तो स्लाइड करेगा ही। लेकिन साइन अल्फा की वो मिनिमम वैल्यू इट मींस के ये जो कंपोनेंट है इसकी वो मिनिमम वैल्यू जब ये स्लाइड करेगा तो ये जो एंगल अल्फा है, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग होगा। तो अब जो एंगल ऑफ रिपोज है वो भी म्यू के इक्वल आ रहा है, और जो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन था वो भी म्यू के इक्वल आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा था, अगर हम इसे धीरे धीरे इंक्लाइन करते हैं, राइट, तो जितना थीटा की वैल्यू है उतना अगर ये इंक्लिनेशन बनाएगा
तो ये बॉडी अपने आप यहाँ से स्लाइड करना शुरू कर देगी, राइट। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी, आप उस रेफरेंस बुक से भी जब इसे पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आपके पास रिटन मटेरियल है। आप उसमें जब ये एंगल ऑफ पोस्ट एंगल ऑफ स्लाइडिंग वगैरह पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए अभी हम इसमें इतना ही करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।